Hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. देख रहे हैं ना आप व्हाइट बोर्ड में कौन सा टॉपिक लिखा है? एक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. नाम है इसका थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. अगली कुछ 2 या 3 वीडियोस जो मैं बनाने वाला हूँ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसमें हम वेरियस थ्योरीज पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन की. ये आपके कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन को, अगर आपने अभी तक नहीं समझा कि मोटिवेशन क्या होता है, तो ये इन डेप्थ डीप में कुछ साइकोलॉजिस्ट जो पहले ये थ्योरीज बना चुके हैं वो आपको मोटिवेशन के कंसेप्ट को काफी जो है क्लियर कर देने वाले हैं. तो हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है, इस वीडियो का टॉपिक है मॉस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी. ये मोटिवेशन थ्योरी के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें. So let's start, but before that if you're new to the channel, मैं यही चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें. So without any delay, मैं बिल्कुल भी जो है वेस्ट नहीं करना चाहता, टाइम ऑप्टिमम यूटिलाइज करना चाहता हूं मैं टाइम को. So स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को. दोस्तों थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को पढ़ाने से अच्छा ये तो समझ गए कि भाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है. ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आपके मोटिवेशन के कंसेप्ट को और क्लियर कर देगा. So basically what we are going to study in theory of motivation, various theories पढ़ेंगे और वो theories क्या करेंगी, आपके concept of motivation को clear कर देंगी. So these are the theories which are going to make your concept of motivation clear, not all clear but clear. So for that let's start. एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका लेना देना मोटिवेशन थ्योरीज से तो नहीं, बट अगर आपको मोटिवेशन अच्छी तरीके से नहीं समझ में आया है और ऑर्गेनाइजेशन में इसकी क्या अहमियत है, इसके क्या मायने अगर नहीं समझ में आया है, तो ये एक इक्वेशन देखो. इक्वेशन एक साइकोलॉजिस्ट ने बनाई थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, थ्योरिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कोई था, बट ये इक्वेशन बड़ी काम की है. देखो किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अगर हम मापना चाहें, क्या बोला मैंने, किसी भी एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय यानी कि कोई भी वर्कर जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एम्प्लॉय के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, माफ कीजिएगा, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर उसकी परफॉर्मेंस हम मापना चाहें तो हम इस इक्वेशन से उसको समझ सकते हैं कि भाई एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस होती है वो फंक्शन होता है किसका, मोटिवेशन का, एबिलिटी का और एनवायरनमेंट का. ये मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि ये तीनों चीजें ही इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर परफॉर्मेंस. अगर हम एम्प्लॉय की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो ना सिर्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है बल्कि एबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है और एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है. अगर बात करें मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन तो सिर्फ एक फैक्टर है जो कि होना चाहिए एम्प्लॉय के लिए, कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करना इंपॉर्टेंट है. लीडर्स और मैनेजर्स ट्राई करें, डिफरेंट एस्पेक्ट्स लेके आए, मोटिवेशन के डिफरेंट तरीके लेके आए कि वो मोटिवेट कर सके एम्प्लॉय को. तो मोटिवेशन तो है ही एक ड्राइविंग फोर्स जो कि एक्शन करने में मजबूर करती है. जो आप सिर्फ अभी तक सोच रहे थे उसको आपने एक्शन में कन्वर्ट कर लिया, एक ड्राइविंग फोर्स मोटिवेशन हो गई. मोटिवेशन के बारे में आप पढ़ सकते हैं पहले की वीडियोस को, 2 या 3 वीडियोस पहले मैंने मोटिवेशन के इंट्रोडक्शन टॉपिक में मोटिवेशन को समझाया है, उसकी डेफिनेशन दी है, उसकी मीनिंग दी है. सो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको देख लीजिए. तो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है उसकी मोटिवेशन पर भी, कितना वो मोटिवेटेड है. पर आप खुद सोचो, कोई एम्प्लॉय है वो सिर्फ मोटिवेटेड है, उसके अंदर कोई स्किल सेट्स नहीं है उससे रिलेटेड, तो क्या सिर्फ मोटिवेशन ही, क्या मोटिवेशन अलोन सब कुछ है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के लिए? नहीं भाई, एम्प्लॉय मोटिवेटेड है लेकिन उसके अंदर कोई स्किल्स है ही नहीं, तो क्या फायदा मोटिवेशन का. फॉर एग्जाम्पल तुम क्या करना चाहते हो, तुम कोडिंग करना चाहते हो, है ना, तुम कोडिंग करने के लिए रखे गए हो. मोटिवेशन तो तुम्हारे अंदर बहुत है कि भाई कोडिंग करनी है, लेकिन कोडिंग के बारे में सीखा तुमने कुछ भी नहीं है, यानी कि उससे रिलेटेड एबिलिटी तुम्हारे पास नहीं है. जस्ट मेरे एग्जांपल जो कि आपकी क्लैरिटी को और बढ़ाएगा. समझो बात को कि भैया मोटिवेटेड आप बहुत हो, स्कूल लाइफ एग्जाम्पल दो, छोड़ो वो. मोटिवेटेड आप बहुत हो कि भाई आपको 10th में टॉप करना है या 12th में मान लो टॉप करना है. मोटिवेटेड आप बहुत हो कि 12th में आपको टॉप करना है, लेकिन कर आप उसके लिए कुछ नहीं रहे. फिजिक्स आप पढ़ते नहीं, केमिस्ट्री आप पढ़ते नहीं, पढ़ाई से आपका कोई लेना देना नहीं.
तो एलोन मोटिवेशन यहाँ पर क्या आपको पास करा देगी, आपको टॉप करा देगी? बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि आपके अंदर उससे रिलेटेड स्किल सेट्स या एबिलिटीज ही नहीं है जो आप डेवलप कर रहे हैं। भाई अगर एबिलिटी ही नहीं होगी तो आखिरकार मोटिवेशन का काम क्या होगा? सिर्फ मोटिवेशन कहीं आपको विजेता नहीं बना देती। मोटिवेशन के साथ साथ एक्शन, उससे रिलेटेड स्किल सेट्स को डेवलप करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई एबिलिटी भी है साथ में। अब भाई मोटिवेशन भी है, एबिलिटी भी है, लेकिन रिसोर्सेज हमें अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं कराई गई, मे बी रिसोर्सेज ही नहीं है हमारे पास। तो काम किससे रिलेटेड करोगे भाई? कोडिंग करनी है, कंप्यूटर ही नहीं है, क्या मन में करोगे? नहीं। मोटिवेशन है, भरपूर कोडिंग करनी है, एबिलिटी है, भाई कोडिंग का सब कुछ आता है, सी लैंग्वेज भी आती है, सी प्लस प्लस भी आती है, जावा भी आती है, पाइथन भी आती है, लेकिन एनवायरमेंट ही नहीं है, यानी कि आपको रिसोर्सेज ही नहीं दी, कंप्यूटर ही नहीं दिया, तो कोडिंग किसमें करोगे? किसमें करोगे? कर ही नहीं सकते फिर तो भाई परफॉर्मेंस के लिए तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। मोटिवेशन हो सिर्फ ऐसा थोड़े ना हो सकता है। परफॉर्मेंस देखनी है अगर एम्प्लॉय की, तो हम कहेंगे भाई मोटिवेटेड भी हो, उसके अंदर एबिलिटी भी हो, स्किल सेट्स भी हो, और एनवायरनमेंट यानी कि उसको रिसोर्सेज भी अवेलेबल करवाई गई हो, उसको सारी चीजें अवेलेबल करवाई गई हो, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया हो, तब जाके हम उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को माप सकते हैं, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बता सकते हैं। सो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस ना सिर्फ मोटिवेशन बल्कि एबिलिटी और एनवायरनमेंट भी बताता है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आपकी क्लैरिटी को और बढ़ाने के लिए, आपको डीप डाउन टॉपिक में घुसाने के लिए कहीं ना कहीं मैंने ये बताया, ये इक्वेशन बताई। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज लाइक कीजिए। अब हम चलते हैं और समझते हैं मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। तो देखो, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रेडिशनल थ्योरी। यहाँ पर एयर लगाना भूल गया मैं। ट्रेडिशनल थ्योरी, ये ट्रेडिशनल थ्योरी है क्योंकि ये ओल्ड थ्योरी है। इसको कम से 20th सेंचुरी में दिया गया था अब्राहम मास्लो के द्वारा, मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, इसीलिए हम इसको नीड बेस्ड थ्योरी भी कहते हैं। सो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में भी हम सबसे पहले ट्रेडिशनल थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं मोटिवेशन की, जिसको हम नीड बेस्ड थ्योरी भी कहते हैं, जिसका नाम है मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, जिसको 20th सेंचुरी के साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो ने दिया है। तो इस थ्योरी को किसने दिया है? अब्राहम मास्लो ने। 20th सेंचुरी के साइकोलॉजिस्ट ही हैं। यहां तक बात समझ में आई? नाम क्या रखा इस थ्योरी का इन्होंने? मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। नीड हायरार्की थ्योरी सर इसका नाम क्यों रखा है? यहाँ पर नीड क्यों है? क्योंकि भैया इनकी ये जो थ्योरी है, यहां पर इन्होंने मोटिवेशन को एक्सप्लेन करने के लिए नीड को एक बेस बना के चला है। उन्होंने क्या कहा है कि भाई नीड यानी कि जरूरत, ये जो है ये बेस है मेरी थ्योरी का, और मैं पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा नीड के बेसिस पर ही। तो इन्होंने एक हायरार्की बनाई थी, ये है वो हायरार्की इस तरीके की, जहां पर उन्होंने किसी इंडिविजुअल के अंदर कौन कौन सी नीड्स होती हैं फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर, वो एक्सप्लेन की। कि सबसे पहले उस इंसान के अंदर, उस एम्प्लॉय के अंदर, उस किसी को भी समझो आप अभी, इन किसी भी इंडिविजुअल के अंदर फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं सबसे पहले। तो क्या होती है अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी ऊपर ऊपर से समझो। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर, आपको जाना है ऊपर से नीचे। अगर फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो रही है तो सेफ्टी नीड सेटिस्फाई करता है वो इंडिविजुअल। अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो फिर वो सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। सोशल नीड सेटिस्फाई होगी तो वो सेफ्टी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, और सेफ्टी नीड सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आएगा, जो कि आखिरी स्टेज होती है। एक बंदा सेल्फ एक्चुअलाइज कर लेता है अपने आप को, जो भी वो बनना चाहता है वो बन जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने तक, और उसकी सारी नीड सेटिस्फाई हो चुकी होती है। नीड को बेस बना के मास्लो ने इस पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सर इसमें मोटिवेशन कहां है? मास्लो का मानना था, अब्राहम मास्लो का ये मानना था कि जैसे जैसे इंडिविजुअल की नीड सेटिस्फाई होती रहती है, जैसे फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हुई, तो जब तक सेटिस्फाई नहीं हुई थी तब तक यही फिजियोलॉजिकल नीड्स उसके लिए मोटिवेशन थी। जैसे ही फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो गई, इट इज नो लॉन्गर बी द मोटिवेशन या एक्ट एज ए मोटिवेटर फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अब जैसे ही फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो गई, अब उसको अचीव करनी है सेफ्टी नीड्स,
तो अब उस इंडिविजुअल के लिए सेफ्टी नीड्स क्या होंगी, एज ए मोटिवेटर काम करेंगी और उसको मोटिवेट करेंगी। तो उसके लिए मोटिवेशन अब ये बन गई। अब जैसे ये सेटिस्फाई हुई तो वो जाएगा सोशल नीड्स में। अब ये उसके लिए मोटिवेटर का काम नहीं करेगी। अब कौन मोटिवेट करेगा, सोशल नीड्स उसको मोटिवेट करेंगे और इसको अचीव करने की कोशिश करेगा वो। तो आप बात को समझे, तो वो लोअर से हायर ऑर्डर चल रहा है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। आई होप आपको बेस क्लियर हो गया होगा कि भाई मोटिवेशन थ्योरी में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो उसने क्या कहा, उसने बेस बना के चला नीड को। उसने कहा कि ह्यूमन बीइंग्स हैव नीड्स जो कि हायरार्की रैंक्ड हैं। हायरार्की में एक रैंक्ड है इस तरीके से, लोअर से हायर ऑर्डर, फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर। Physiological needs, safety needs, social needs, safety needs, and self-actualization. Once the lower level need is satisfied, so now once this lower level need is satisfied, वो employee क्या करेगा, higher order needs की ओर बढ़ेगा और धीरे धीरे कहाँ पहुंचेगा, टॉप वाले नीड तक पहुंचेगा जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। और आपको ये भी याद रखना है कि जैसे ही एम्प्लॉय एक लेवल ऑफ नीड से दूसरे लेवल ऑफ नीड पे जाता है तो पहले वाले लेवल ऑफ नीड को वो मोटिवेटर अब नहीं समझता। अब उसके लिए मोटिवेशन अगली नीड होगी। अब जब आप ये पढ़ोगे तो अब आपको और क्लैरिटी लगने वाली है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर। तो सबसे पहले इंडिविजुअल क्या चाहेगा कि वो अपनी एकदम जो बेसिक नीड होती है उसको पूरा करे, उसको सेटिस्फाई करे। तो जब तक वो बेसिक नीड्स ही सेटिस्फाई नहीं होंगी तो वी कांट इवन थिंक ऑफ अदर नीड्स कि हम सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को सोच सके। हम सोच ही नहीं सकते जब तक हमारी बेसिक नीड्स जो वेरी बेसिक होती हैं हमारी लाइफ की उनको हम पूरा नहीं कर सकते। तो जब तक फिजियोलॉजिकल नीड्स नहीं पूरी होती तब तक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती हैं कि फिजियोलॉजिकल नीड्स। देखो मॉस्लो का कहने का मतलब सीधा इतना था कि जब तक कोई चीज, जब तक कोई नीड हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तब तक ही वो नीड हमारे लिए क्या है, एज ए मोटिवेशन काम कर रही है। जैसे ही हमने उसको सेटिस्फाई कर लिया वो हमारे लिए मोटिवेशन नहीं रह जाती। ये मॉस्लो का कहना था अपनी थ्योरी के माध्यम से। यानी कि जब तक प्यास लगी है पानी मेरे लिए मोटिवेशन है, जैसे ही मैंने पानी पी लिया मेरी प्यास बुझ गई तो पानी मेरे लिए मोटिवेशन नहीं है। ये मॉस्लो का कहना था। आई होप यू गॉट एन आइडिया पानी वाले एग्जांपल से। सो सबसे पहले इंडिविजुअल क्या चाहेगा कि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो। सो इट इंक्लूड्स फूड। फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है फूड, फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है वाटर, फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती है क्लोथिंग, शेल्टर, घर, कपड़ी बोल रहा हूँ, कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान, वही बात हो गई। तो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एयर, वाटर और जो दूसरी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, बायोलॉजिकल नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, ये सारे फिजियोलॉजिकल नीड्स में आते हैं। सो ये तो वेरी बेसिक हो गए। अगर खाना ही नहीं होगा तो फिर तुम क्या सेफ्टी के बारे में सोचोगे या सोशल नीड्स के बारे में सोचोगे। सबसे पहले तो भाई जो चीजें तुम्हारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये जो चीजें हैं, ये जो नीड्स हैं, ये वेरी बेसिक हैं, ये सबसे पहले आता है। तो ये तब तक मोटिवेशन का काम करती हैं जब तक कि फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है वो आपकी क्या नहीं हो रही, पूरी नहीं हो रही, सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। सो इट इज important for survival of maintenance, यहां पर ये होना चाहिए था important for survival and maintenance of human life। तो याद रखना है कि भाई ये बेसिक नीड्स, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गई, एयर हो गई, वाटर हो गई, ये इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के सर्वाइवल और मेंटेनेंस के लिए। अगली बात, ओनली once these needs are satisfied they no longer serves as a motivator। अब जैसे ही हमने फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एयर, वाटर, ये जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है इनको सेटिस्फाई कर लिया अपनी लाइफ में, हमारे पास खाना भी है, हमारे पास पानी भी है, हमारे पास कपड़े भी हैं, हमारे पास शेल्टर भी है, रहने की जगह भी है। अब जैसे ये नीड्स हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तब जाके मॉस्लो के अकॉर्डिंगली हम मूव कर सकते हैं टू आवर सेकंड ऑर्डर ऑफ नीड्स, विच वो क्या है, सेफ्टी नीड्स। सो दैट इज सेफ्टी नीड्स के बारे में अब हमें सोचना है। तो अब फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम नहीं करेंगी, इसलिए आपको याद रखना है कि अब फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारे लिए मोटिवेटर जो है वो नहीं है। सो वंस दीज नीड्स आर सेटिस्फाइड दे नो लॉन्गर सर्व्स एज अ मोटिवेटर। और ना सिर्फ इसके लिए है, जैसे ही सेफ्टी नीड्स हमारी सेटिस्फाई होगी तो सेफ्टी नीड्स भी हमारे लिए मोटिवेटर नहीं होगी। वही बात कि भैया जब तक प्यास लगी है तब तक पानी इज अ मोटिवेटर फॉर मी, वो मुझे मोटिवेट कर रहा है। जैसे ही मेरी प्यास बुझ गई पानी नो लॉन्गर मोटिवेट्स मी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है फिजियोलॉजिकल नीड्स में। ठीक है, और ये भी याद रखना कि ये वेरी बेसिक है, इस
को, इसके बगैर आप सोच ही नहीं सकते बाकी नीड्स को पूरा करना। तो सबसे पहले तो आपको यही सेटिस्फाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मॉस्लो। बात करते हैं दूसरी नीड की। तो वंस योर बेसिक नीड्स आर सेटिस्फाइड, योर फिजियोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड, अब आप मूव कर सकते हो सेफ्टी नीड्स में। सेफ्टी नीड्स अब बंदा सोच सकता है, क्योंकि अब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो चुकी हैं, तो अब इंडिविजुअल ये सोच सकता है कि हम अपनी सेफ्टी का क्या करें, कितने सिक्योर हम हैं, कितने सेफ हम हैं। ठीक है, मे बी वो अपने घर में अलार्म सिस्टम लगा ले कि कोई भी घुसे अंदर तो पता चल जाए। मे बी वो और सेफ्टी चीजें, कैमरा लगा दे, सीसीटीवीज लगा दे। तो अब वो अपनी सेफ्टी के बारे में सोचेगा, फिजिकल सेफ्टी के बारे में सोचेगा, सोशल सेफ्टी के बारे में सोचेगा। लेकिन वो तभी सोच पाएगा ना जब फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या हो उसकी पूरी हो। तो इसके बाद आता है फिर सेफ्टी नीड्स। ठीक है, अब सेफ्टी नीड्स के लिए मनी होना जरूरी है। सो इट रिक्वायर्स मनी, इट रिक्वायर्स मनी। तभी बंदा क्या कर सकता है, अपनी सेफ्टी नीड्स को पूरी कर सकता है। ठीक है, अब जैसे ही बंदा अपने आप को थोड़ा सिक्योर महसूस करेगा सोसाइटी में, तब वो किस में आएगा, तब वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा अपनी सोशल नीड्स को। देखो, सोशल नीड्स का मतलब होता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। वी ऑल नो दैट ह्यूमंस आर सोशल एनिमल। हम सोसाइटी में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि सोसाइटी के तौर तरीके जो हैं उनको फॉलो करें, उनके ट्रेडिशंस को फॉलो करें। ठीक है, ऐसे ही तो चलते हैं, ऐसे ही तो ह्यूमंस अपनी लाइफ जी रहे हैं वर्षों से। तो अब सिंस ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, या बेसिकली ह्यूमंस आर सोशल इन नेचर, वी कैन से उनके अंदर हमेशा ये रहता है कि आपस में बातचीत हो, सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस हो। ठीक है, रिलेट कर पाए लोगों से, अच्छा रिलेशन हो, लोग उनको प्यार करें, वो लोगों को प्यार करें। ठीक है, ये सारी चीजें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस में आती है। ठीक है, सोशल नीड यही होती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल इन नेचर। बट ये डिग्री वेरी करती है, कुछ कुछ को इतना प्यार नहीं मिलता, तो वो ऐसे मोटिवेशन ढूंढते हैं कि भाई उनके लिए भी लाइफ में एक लॉन्ग लास्टिंग अटैचमेंट क्रिएट हो, उनके लिए भी लाइफ में कुछ ऐसा हो कि कोई उन्हें प्यार करे। सो ये सारी चीजें आती हैं सोशल नीड्स में। अटैचमेंट के लिए नीड होती है हमारी कि भाई लॉन्ग लास्टिंग अटैचमेंट्स हो, अच्छे रिलेशंस हमारी लाइफ में हो। ये सारी चीजें आपकी आती हैं सोशल नीड्स में। ठीक है, तो इट इज अ नीड to bond with other human beings, being loved and create lasting attachment. ठीक है, it is a need to bond with others, being loved and creating lasting attachment. समझे? क्योंकि अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर इन चीजों का लैक होगा तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेस्ड फील करेगा, उससे लगेगा कि उसके सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बहुत जरूरी है यार आज के टाइम में, जो कि बहुत कमी है, लोग इसीलिए शायद डिप्रेस्ड हो रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया में तो वो कनेक्टेड है बट रियल लाइफ में वो कितने कनेक्टेड है। दैट इज व्हाट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज, एंड दैट इज व्हाट सोशल नीड इज। ठीक है, ये हम भी लॉन्ग लास्टिंग अटैचमेंट्स क्रिएट कर पाए, हम भी किसी को अपना एक अपना कह पाए, जो दोस्त हो हमारा, जिससे हम सारी बातें शेयर कर पाए। ठीक है, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस तरीके की बॉन्ड हम क्रिएट कर पा रहे हैं नहीं, क्योंकि लैक इन चीजों का अगर होगा, लैक ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, लैक ऑफ सोशल नीड्स विल अल्टीमेटली क्रिएट्स टू कि बंदा कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ भी सफर करेगी, एट द सेम टाइम उसकी वेलबींग के लिए भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वंस यू हैव सेटिस्फाइड योर फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सेटिस्फाई योर सेफ्टी नीड्स, फिर आप सोशल नीड्स के बारे में सोचें और इनको सेटिस्फाई करें। एंड वंस द सोशल नीड्स आर सेटिस्फाइड, देन ओनली यू कैन मूव टू सेफ्टी, देन ओनली यू कैन मूव टू सेल्फ एस्टीम नीड्स। आई एम रियली सॉरी, यहां पर आएगा सेल्फ एस्टीम नीड्स, आप करेक्ट कर लेना, यहां पर क्या आएगा, सेल्फ एस्टीम नीड्स। ठीक है, सेफ्टी तो हो गया था, रियली सॉरी। तो सोशल नीड्स भी हो गए, अब हम किस में आए, सेल्फ एस्टीम में। अब देखो फिजियोलॉजिक, अब ये अकॉर्डिंग टू मॉस्लो है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मॉस्लो ने कहा था। ठीक है, अब कुछ कमियां भी आप निकाल सकते हो, आपके दिमाग में कुछ कमियां भी आ रही होंगी मॉस्लो की इस थ्योरी की, वो सारी कमियां थोड़ी देर के लिए बचाए रहो, क्योंकि आखिरी में हम पढ़ने वाले हैं क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं सेल्फ एस्टीम की। सेल्फ एस्टीम का क्या मतलब होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट।
कहीं ना कहीं जब बंदे की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, अपने आप को सिक्योर महसूस करता है, सेफ महसूस करता है। और तीसरा कि कहीं ना कहीं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी, अटैचमेंट भी उसके हो जाते हैं कई लोगों से, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहता है, वो बीइंग लव्ड महसूस करता है। तो ये सारी चीज़ें, अच्छे रिलेशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो बंदे की कुछ एस्टीम नीड्स भी होती हैं। एस्टीम नीड्स का मतलब होता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, टू बी रिस्पेक्टेड बाई अदर्स, उसकी एक रिस्पेक्ट हो, उसका एक औहदा हो, ठीक है। तो डिजायर टू बी रिस्पेक्टेड बाई अदर्स, ये आता है एस्टीम नीड्स में। अगर एस्टीम नीड्स ये आपकी, ये ईगो से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ईगो से रिलेटेड है, ये एक्सपेक्टेशंस से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं एस्टीम नीड्स में ये सारी चीजें आती हैं। द फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, अगर एस्टीम नीड्स की फुलफिलमेंट होगी तो क्या होगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, आपकी बात पर ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, स्ट्रेंथ आएगी, एक स्ट्रेंथ भी क्रिएट होगी, है ना। तो ये आपका किस में आता है? एस्टीम नीड्स में। द फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स लीड्स टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। द फुलफिलमेंट ऑफ एस्टीम नीड्स, यहां पर एस्टीम लिख लीजिएगा। द फुलफिलमेंट ऑफ एस्टीम नीड्स लीड्स टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग यूजफुल टू अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, so basically esteem needs क्या है? esteem needs refer to desire to be respected by others, feel important and appreciated। तो esteem needs पूरी तरीके से इस बात पर रिलेट करती है कि भाई लोग हमें रिस्पेक्ट करें, लोग हमें अप्रिशिएट करें हमारे काम के लिए, लोग हमें इंपॉर्टेंट माने, ठीक है। तो ये सारी चीजें एस्टीम नीड्स पर डिपेंड में आती हैं। अगर ये नीड सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब बंदे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, वो फुलफिल्ड फील करेगा और स्ट्रेंथ आएगी, कहीं ना कहीं उसको इंपॉर्टेंट भी फील होगा, तो अच्छा कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा इंडिविजुअल। और लास्ट, जब आप फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ स्टीम तक पहुंच जाते हो, ये सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर लेते हो, तब आप पहुंचते हो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लास्ट स्टेज होती है, एकदम टॉप पे आ रही है इन दिस मॉस्लो हायरार्किकल मॉडल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पहुंचते पहुंचते आपको यहां पर ये अचीव करने के बाद फुल सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। तो ये फुल सेटिस्फैक्शन की स्टेज होती है, यानी कि एक ऐसी स्टेज जहां पर जो भी आप बनना चाहते हो, it basically refers to becoming all that you are capable of becoming. Once again I am repeating, this stage refers to becoming all that you are capable of becoming. That is what self actualization, कि आपने self actualize कर लिया कि ये मैं बनना चाहता था और मैं ये बन गया, तो आप self actualize कर लेते हो वहां पर कि whatever you are capable of becoming, you become that. That is what self actualization is. तो ये सारी नीड सेटिस्फाई करते करते जब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पहुंचते हो, तो ये वाली नीड सेटिस्फाई करने के बाद आपको लाइफ से फुल सेटिस्फैक्शन हो जाता है, फुल सेटिस्फैक्शन हो जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आते आते। हियर यू whatever you are capable of, you become that. आपने सेल्फ एक्चुअलाइज कर लिया अपने लाइफ का पर्पस। बात को समझो यहां पर, ठीक है। So basically we can say self-actualization is the person's motivation to transform perception of self into reality। कि बंदा अपने बारे में, उसके लिए अपनी सेल्फ इमेज क्या है, जो भी वो अपने लिए सोचता है, अगर वो रियलिटी में ट्रांसफॉर्म कर पा रहा है, यही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ध्यान से समझना, मैंने एकदम सम अप दे दिया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। जो भी वो अपने अंदर देखता है, जो भी उसके अंदर अपनी सेल्फ इमेज है, अगर वो उसको पोर्ट्रे करके रियलिटी में कन्वर्ट कर पा रहा है, इसका मतलब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर पा रहा है। और यही फुल सेटिस्फैक्शन की अचीवमेंट होती है। अगर ये फुल सेटिस्फैक्शन हो गया, उसके सारी नीड्स वो सेटिस्फाई कर चुका था और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी हो गया, यानी कि उसको फुल सेटिस्फैक्शन हो गया है। he or she becomes all that he or she is capable of। ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब। तो ये था मॉस्लो का हायरार्किकल मॉडल। जल्दी से मैं इसको सम अप कर देता हूं आपको।
मॉस्लो जो कि एक साइकोलॉजिस्ट था 20th सेंचुरी का, उसने एक हायरार्किकल मॉडल बनाया इस तरीके का, जिसमें उसने नीड को बेस मान के कहा कि भैया कोई भी इंडिविजुअल इन नीड्स को फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर सेटिस्फाई करता हुआ चला जा रहा है। तो उसने क्या कहा कि भाई मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन क्या है? एक नीड को सेटिस्फाई करना। अब वो नीड जब तक आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तब तक वो आपके लिए मोटिवेशन है, और जैसे ही आपने वो नीड सेटिस्फाई कर ली वो अब आपके लिए मोटिवेशन नहीं है। तो उसने ये बताया मोटिवेशन का मतलब, इसीलिए हमने थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ी, जिसमें हमने फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पढ़ा। आई होप आपको ये मॉडल पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम जल्दी से इसकी कुछ कमियों की बात कर लेते हैं। देखो, एक कमी तो मैं साफ साफ देखता हुआ आ रहा हूं और आप भी देखते हुए आ रहे होगे। मॉस्लो ने यह कहा कि भाई फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होगी तभी सेफ्टी नीड्स में जाओगे, और जैसे ही फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाएगी तो ये अब आपके लिए मोटिवेशन का काम नहीं करेगी। फिर सेफ्टी नीड्स आपके लिए मोटिवेटर होगी, जो आपको मोटिवेट कर रही होगी। सेफ्टी नीड्स जब आपकी सेटिस्फाई हो जाएंगी तो फिर सोशल नीड्स आपके लिए मोटिवेशन बन जाएगी। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी एक इंडिविजुअल के लिए फिजियोलॉजिकल नीड्स भी एक मोटिवेशन हो, एट द सेम टाइम वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को भी अपने लिए मानता है कि भाई वो भी उसको जरूरत है। ऐसा तो नहीं ना कि इंडिविजुअल ऐसे ही चलेगा कि भाई पहले उसे रोटी कपड़ा मकान ही चाहिए, तब तक वो सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहा है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग के बारे में नहीं सोच रहा है, तो वो उसके लिए मोटिवेशन नहीं है। ऐसा कैसे सोच सकते हो तुम? भाई एक इंडिविजुअल के लिए तो फिजियोलॉजिकल नीड भी एक नीड हो सकती है, एट द सेम टाइम वो ये भी सोच सकता है कि भाई उसके लिए लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग अटैचमेंट हो, उसे भी कोई प्यार करने वाला हो, यानी कि उसकी तो भाई ये भी नीड हो सकती है एक टाइम पे, ये भी एक टाइम पे नीड हो सकती है। तो मॉस्लो का ये कहना कि भाई इंडिविजुअल फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट करने के बाद ही सेफ्टी नीड में जाएगा और उसके बाद ही सोशल नीड में जाएगा, और भाई एक टाइम पे उस इंडिविजुअल के लिए एक ही जो नीड होगी वो मोटिवेटर का काम करेगी, ये तो गलत हो गई। सो ये एक क्रिटिसिज्म है इस हायरार्किकल मॉडल का मॉस्लो के। एक टाइम में दो मोटिवेशन हो सकती हैं क्योंकि दो नीड्स हो सकती हैं इंसान की, नीड्स को आधार माना गया है। तो एक टाइम पे दो मोटिवेशन इंडिविजुअल के लिए हो सकती हैं क्योंकि दो नीड्स हो सकती हैं एक टाइम पे। सो ये एक क्रिटिसिज्म है। और क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है, जरा सोचो इस मॉडल का। एक ये भी क्रिटिसिज्म हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि कोई भी इंडिविजुअल सेफ्टी नीड्स या सोशल नीड्स इसी मतलब एक जो क्रम चला आ रहा है कि फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, सेल्फ स्टीम नीड, ऐसा ही क्रम रहेगा। यार ये भी तो हो सकता है कि बंदे की लाइफ में सेल्फ स्टीम वाली नीड सेटिस्फाइड हो बट फिजियोलॉजिकल नीड्स इतनी अच्छी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो। तो जरूरी नहीं है वो इसी लॉजिक में चले, इसी क्रम में चले। ऐसा भी तो हो सकता है उसके लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग अटैचमेंट्स हो, एक ऐसा बंदा हो जो उसे प्यार करता हो, बट ये नहीं है कि उसके पास फिजियोलॉजिकल नीड्स है। तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो एक बिल्कुल क्रम में ही चलना कि भाई पहले फिजियोलॉजिकल नीड है, फिर ही सेफ्टी है, फिर ही सोशल है, फिर ही सेल्फ, ये गलत हो सकता है। क्योंकि कई बार एक चीज हमारे पास पहले से हो सकती है और पहले वाली हो सकता है उसमें हम लैक कर रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि ये नीड हमें पूरी करनी और ये हमारे पास ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो भाई इसी फ्लो में जाना ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा हो। क्या और भी लिमिटेशंस हो सकती हैं? अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ। यही है आपका होमवर्क कि कुछ और क्रिटिसिज्म्स अगर इस थ्योरी के हो सकते हैं तो मुझे आप कमेंट करके लिख के बताएं। आई होप आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, जहां पर हमने अब्राहम मॉस्लो की ये हायरार्किकल नीड बेस्ड थ्योरी पढ़ी। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि भाई हमें पूरी तरीके से थ्योरी समझ में आई है। बिकॉज नाउ यू गुड टू गो फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम्स अगर ये टॉपिक आता है। नोट्स के लिए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बहुत जल्द मैं जो है नोट्स इसमें अपलोड करने वाला हूँ। सो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।